लेट्स कम टू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। हमने ब्रॉडर 4 कैटेगरीज बनाए हैं। इसमें सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन शुरू किया डिफरेंस बिटवीन एसेज एंड एसआरईज। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं बच्चों, अगला 1 आवर चैलेंजिंग हो सकता है, पहले ही समझा रहा हूं। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी चीजें आपको बाउंस होकर चले जाएगी, थोड़ा फोकस ज्यादा कीजिएगा। एंड ऑब्वियसली ये स्लॉट भी डेंजरस है 2 to 3 अपने आप के अंदर। अगर आप नहीं प्रिपेयर्ड हो तो मेरे को पहले बता दो, मैं बीकॉम लेवल चीजें पढ़ा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या और रिदम ब्रेक हो जाएगा आपका, कल उसको वापस से जाने के लिए मतलब विल हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। जेन्युइनली ये चीज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वापस से ओवरव्यू देता हूं। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू क्या बताया था, वो डिफरेंस समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, वी टॉक्ड अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दैट इज कॉल्ड एज एसेज। सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए एक एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वी कॉल देम एज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड रिमेंबर, स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। विच इंफॉर्मेशन गाइस? हिस्टोरिक। व्हाट इज द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? कुछ ट्रांजैक्शन या इवेंट्स जो हो चुके हैं, दे आर बीइंग रिकॉर्डेड। नाउ आई विल कॉल देम एज अ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉर्मली इनका हमें ऑडिट करना होता है। एंड ऑब्वियसली जब मैं ये ऑडिट करता हूं, व्हाट काइंड ऑफ अश्योरेंस आई एम लुकिंग फॉर? आई एम लुकिंग फॉर अ रीजनेबल अश्योरेंस। इट इज a high level assurance, but it is not absolute assurance। ये आपको बताया कि नहीं बताया? मतलब सर ये रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल अश्योरेंस है, बट ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है। अब सर आपको बोला कि ऑडिट के अलावा भी कुछ एंगेजमेंट्स हो सकते हैं, वी कैन कॉल देम एज रिव्यू एंगेजमेंट्स। और मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया कि लिस्टेड कंपनीज के केस में हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स का क्या होता है? रिव्यू होता है। एंड जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है ना, उसको ही बोलते हैं रिव्यू करने के लिए। तो मतलब कंपनी का इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही क्या करने वाला है? इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करने वाला है। अब सर व्हाट इज द major difference between audit and review? Sir, audit के अंदर we are looking for which information? Historical financial information. Review में भी information same ही रहेगा. It will be my historical financial information only, but the difference is in assurance level. Audit में कौन सा assurance level चाहिए हमको? Reasonable assurance. Review में क्या assurance मिलेगा? That is called as limited assurance. देखो ब्रैकेट्स में मैंने क्या लिखा है? Lower than reasonable assurance. It will be less than the reasonable assurance. क्योंकि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स यहां पर जो है ना पूरे होते ही नहीं है। माय प्रोसीजर्स आर आल्सो लेस देन द नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर। हम लोग यहां पर नॉर्मली किस पे रिलाई करते हैं? इंक्वायरी एंड एआरपी पे। व्हाट इज एआरपी गाइस? एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। इधर टेस्ट ऑफ डिटेल एक्चुअली में नहीं आता है, जो कहां पर आता है? ऑडिट के अंदर आता है। ये एक तरीके से मेजर डिफरेंस है बिटवीन ऑडिट एंड अ रिव्यू। अब सर एसेज तो बहुत सारे हमारे पास में, 200 सीरीज, 300, 400, 5, 6, 7, 8। एसआरईज जो होते हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से? एसआरई 2400 एंड एसआरई 2410। ऑनेस्टली दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम्पल लिख के दिए हैं, बट इसमें 2410 जानना जरूरी है। यहां पर रिव्यू होगा इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, बट रिव्यू कौन करेगा? कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसके अलावा बाकी सारे रिव्यू एंगेजमेंट कहां चले जाएंगे? 2400 में चले जाएंगे। अगर आपको याद होगा, I still remember showing you this report, if I'm not wrong, टाटा मोटर्स का। तब शायद आपको इतना नहीं समझा होगा, होपफुली आज आपको शायद समझ में आएगा। आइए, BSR & Company, can you see limited review report on unaudited CFS of Tata Motors Limited? Can you see? It's a unaudited, मतलब ये ऑडिट नहीं हुआ, सिर्फ रिव्यू है। And the report is called as LR report, that is called as limited review report. आइए, ये पैराग्राफ नंबर 3 पढ़िए। Read this paragraph number 3. Probably today you should be able to understand. देखो, we conducted our review in accordance with standard on review engagement. कौन सा है? SRE 2410. What is the name? Review of interim financial information performed by independent auditor. क्योंकि BSR स्टैट्यूटरी ऑडिटर है,
बीएसआरई क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो उन्होंने रिव्यू किया क्या? हाँ, ये रिव्यू का रिपोर्ट है। देखो, अ रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ making inquiries primarily with the persons who are responsible for accounting and applying analytical and other review procedure। यहां पर जनरली क्या नहीं आता है? टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं आता है। देखो, a review is substantially less in scope than ऑडिट जो हम कंडक्ट करते हैं एज पर एसेस। इसीलिए हमारा जो अश्योरेंस लेवल रहेगा वो भी कंपेरेटिवली क्या रहेगा? कम रहेगा। एंड हम क्या नहीं एक्सप्रेस करते हैं? ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? आप जब रिव्यू की रिपोर्ट बनाओगे उसमें क्लियरली एम्फसाइज करोगे कि भाई ये रिव्यू है ना कि ऑडिट, दोनों में गैप होता है। तो सर रिव्यू करते ही क्यों है? क्योंकि रिव्यू फॉर लिस्टेड कंपनीज सेबी का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है? सेबी का। वो बोलते हैं साल के एंड में ऑडिट हो जाएगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स को ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कोई भी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स को ऑडिट नहीं करवा सकता है। अगर कंपनी चाहे तो ऑडिट भी करवा सकता है, बट रिक्वायरमेंट किसका है? रिव्यू का है। एंड याद है क्या, ऑडिट तो वैसे भी ज्यादा डिटेल में होने वाला है। तो अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को ऑडिट करवा लूं तो क्या ना इसे रिव्यू नहीं करवाया तो चलेगा क्या? हाँ, क्योंकि वो ऑडिट विल बी मोर डिटेल्ड देन माय रिव्यू। इज दैट क्लियर टू यू? तो कहीं कहीं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में ऑडिटेड वर्ड दिख जाए तो घबराना मत। कभी कभी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स का ऑडिट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्या कंपनी ऑडिट करवाना चाहता है, क्या ऑडिटर उन टर्म्स को अग्री करता भी है या नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड ऑडिट 100% क्लियर है क्या? रिव्यू इसके अलावा कभी भी करवाया जा सकता है, बट रिमेंबर इसमें इंफॉर्मेशन हमेशा क्या रहेगी? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगी। कौन सी रहेगी? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मेरे हिसाब से 2 मिनट स्पेंड कीजिए, इस पूरे पेज में जो जो लिखा है एक बार ऑब्जर्व कीजिए। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स 2 पार्ट में डिवाइड किया, पर फोकस किस पे कर रहे हैं? एसएस पे एंड एसआरईस पे। बाकी दोनों पढ़ाए नहीं है सर। दोनों के केस में इंफॉर्मेशन कौन सा है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहां पर कौन सा? अश्योरेंस, रीजनेबल, और वहां पर लिमिटेड। इज दैट लोअर देन रीजनेबल? यस। इधर क्या टीओडी आएगा? नहीं आएगा। इधर क्या आएगा? सिर्फ इंक्वायरी एंड एआरपी आएगा। इधर के एग्जांपल्स क्या क्या है? 2400 एंड 2410। इज दैट क्लियर टू यू? और इधर एसएस के एग्जांपल्स तो बहुत सारे आपको मालूम है, 200, 300, 400, 500। इज दैट क्लियर टू यू? इतना समझ में आया क्या? अब सर आपका दिमाग में एक डाउट आएगा, सर जब मैं रिव्यू कर रहा हूं तो मैं एविडेंस ऑब्टेन करता हूं क्या? जब मैं रिव्यू करता हूं तो मैं एविडेंस ऑब्टेन करता हूं क्या? हाँ। जब मैं रिव्यू करता हूं तो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता हूं क्या? हाँ। मतलब सुनिए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो डिटेल में लिखे हैं वो एज इट इज अप्लाई होते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो डिटेल में लिखे हैं वो एज इट इज अप्लाई। ऑडिट एविडेंस जो कॉन्सेप्ट है वो रिव्यू के अंदर भी काम में आएगा, बस स्कोप कम है यार। वो बोलता है सारे एसेस को बार बार रिपीट करके फायदा क्या? इधर भी एंगेजमेंट टर्म्स है, उधर भी एंगेजमेंट टर्म्स है। इसमें ऑडिट का एंगेजमेंट टर्म्स होगा, उसमें रिव्यू का एंगेजमेंट टर्म्स होगा। इधर ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे, उधर रिव्यू का डॉक्यूमेंटेशन। बाकी सब चीजें क्या है? एज इट इज है। इसीलिए इधर 2 ही स्टैंडर्ड है जो सिर्फ बताएगा अलग अलग सिचुएशन क्या हो सकती है। जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा एज पर एसेस। इज दैट क्लियर टू यू? इसीलिए सबसे डिटेल्ड स्टैंडर्ड कौन से हैं? एसेज हैं, जहां पर हर एक एक सिचुएशन को अलग अलग ऐसे बना करके दिया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या अभी तक जो बताया इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ूं क्या? पक्का बोलो। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है? ये कैटेगरी ऑफ एंगेजमेंट है। हम ड्यू डिलिजेंटली मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में सोच समझ के एक सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, दैट इज ड्यू डिलिजेंस। ये डिपार्टमेंट का नाम होता है बेटा एक। जैसे भी अश्योरेंस वर्ड के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, अश्योरेंस अश्योरेंस होता है, इट्स बेसिकली कंफर्ट। तो ड्यू डिलिजेंस इज द नेम ऑफ अ डिपार्टमेंट। ठीक है? और कोई डाउट? हाँ। हाँ, बहुत केसेस मिल जाएंगे इसमें, क्या बहुत नॉर्मल है। आई गिव यू बहुत सारे सैंपल भेज दूंगा, लिस्टेड कंपनी से बहुत कॉमन है, बट इट्स वेरी इजी बिकॉज अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट फाइनल ऑडिट रिपोर्ट में मिल जाता है। इट इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस, द प्रोसेस इज सेम, इट्स जस्ट द कवरेज में गैप है, जस्ट द कैटेगरी ऑफ एंगेजमेंट। आई विल गिव यू एग्जांपल्स, डोंट वरी।
अरे नहीं देते बेटा ऐसा, मैं तुझे वही बोल रहा हूं, जब तक मुझे कोई नहीं मिला तो मैं नॉर्मल प्रोसीजर लाके कंटिन्यू कर देता हूं। इसीलिए मैंने तुमको एक सिचुएशन बताया, व्हाई पार्टनर्स आर नॉट कंफर्टेबल ओनली विद इंक्वायरी एंड एनालिटिकल। वो टीओडी साथ में करवाता है, उसे डर लगता है कि मैं जनरल इंक्वायरी और एनालिसिस करके छोड़ दूंगा ना, गलतियां नहीं मिलेगी मेरे को। इसीलिए वो क्या कर रहा है, पैरेलली टेस्ट ऑफ डिटेल करवा रहा है। इसीलिए तो ये 2410 बनाया है, क्योंकि तू कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है। तो रिव्यू तो साइड लाइन एक रिपोर्ट बनाने के लिए हो गया, बट एक्चुअली तेरा ऑडिट चल रहा है। इसीलिए तुम्हारा इन्फोसिस टीसीएस का ऑडिट रिपोर्ट 10 दिन में साइन हो जाता है। बोला था तुमको साल के एंड में 10 दिन में रिपोर्ट साइन हो जाएगा, क्योंकि साल भर ऑडिट हो चुका है। वी डोंट स्किप इट लाइक दैट, वी एक्चुअली परफॉर्म ऑडिट एंड इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल वी डिले द रिव्यू डेट। हम बोलते थे हम एलआर साइन नहीं करेंगे ऑब्वियसली। और कोई टेक्निकल डिफरेंस पूछो बिंदास, आई एम हैप्पी। इस स्लॉट में तुमने क्वेश्चन पूछा तो मतलब मैं खुश हूं। हाँ बोलो। ऑब्वियसली हम जो एलआर में काम कर रहे हैं ना, क्या वो ऑडिट में काम में आएगा? हाँ, रादर हम अज्यूम करके चलते हैं वो ऑडिट का पार्टी है। इस जैसा फॉर्मेलिटी के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड दिया है, उसमें बेसिकली क्या गाइडेंस दिया है कि रिपोर्ट लिखते वक्त ये बताना ये रिव्यू है, इसमें ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, बस वो फॉर्मेलिटी है। अदरवाइज वी अज्यूम दिस रिव्यू इज पार्ट ऑफ माय ऑडिट। हम जब लिस्टेड कंपनी का ऑडिट लेते हैं ना, हम मान के चलते हैं क्वार्टरली रिव्यू भी करेंगे, साल के एंड में ऑडिट करेंगे, सब कुछ एक ही है। दैट्स द अजम्पशन। एंगेजमेंट लेटर भी एक ही होता है, उसमें दोनों रेफरेंस मिलता है 2410 एंड 210। और बोलो क्या? हम्म। अरे हम वही तो मैं बोल रहा हूं, बोलने के लिए लिमिटेड रिव्यू है। पार्टनर कंफर्टेबल नहीं होता है, वो क्वार्टर बाय क्वार्टर। मैं बोला 8 लोग हैं, 4 लोग ऊपर रिव्यू करते बैठेंगे, बाकी 4 मतलब तुम रहेगा, डिटेल में काम करता रहेगा। यू सर ये बनाया है क्यों? अरे ये इसलिए बनाया क्योंकि अगर हर केस में ऑडिट करने के लिए गए, आई टेल यू द प्रॉब्लम। आपका अप्रैल मई जून क्वार्टर खत्म हो गया, अब अगर बाद में हर लिस्टेड कंपनी का क्वार्टर अप्रैल में जून में खत्म होगा, तो हर किसी का रिव्यू एक साथ में शुरू नहीं हो सकता है। रिव्यू शुरू होगा 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। अगर वो पूरा ऑडिट करने के लिए जाएगा, वो बोलेगा मैं 3 महीने के ऑडिट के लिए मेरे को 15 दिन चाहिए, तो आपका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उनका रिपोर्टिंग डिले होते जाएगा। ऐसा होगा सेकंड क्वार्टर खत्म होने वाला और क्वार्टर 1 का रिजल्ट अभी आ रहा है। अरे इस वजह से उन्होंने बोला रिव्यू अगर रहा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज रिव्यू में प्रोसीजर कम लगाना है। 5 दिन में 7 दिन में रिव्यू हो जाएगा, तो आप विद इन 30 डेज रिपोर्ट तो कर पाओगे, वरना क्वार्टरली रिजल्ट ही डिले हो जाएंगे बेटा। सॉरी, एक मिनट आवाज नहीं आया, वापस। हाँ हाँ, ये मेंबर्स को अवेलेबल होगा, ये जो मैंने आपको दिखाया है ये बीएससी एनएससी पे अपलोड हो जाएगा डायरेक्टली प्रॉपर। आपको ये मैं कोई चोरी से लेके नहीं आया, लिस्टेड कंपनी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, आपके क्वार्टरली रिजल्ट के साथ में आता है ये रिपोर्ट कंपल्सरीली। आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर इनक्विजिटिव एटलीस्ट। नहीं, एक इंसान से 2 डाउट नहीं सुन सकते हम, तुम्हारा कोटा खत्म हो गया है, ये तो कुछ भी पूछता फालतू का। कोई और? चलो एक काम करें, तुम्हारा डाउट, तुम्हारा थोड़ा सिचुएशन क्रिएट करते तुमको डाउट आए। लेट मी टेल यू अबाउट अ थर्ड सिचुएशन नाउ। आर यू रेडी मेंटली प्रिपेयर्ड कि थर्ड पे जाएं? अब तुमको डाउट आएगा खतरनाक, एवरीवन। अब एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज SAE। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज SAE। एक बार ऑनलाइन देख लेता हूं भाई। अरे नहीं, डाउट पढ़ रहा हूं क्या यार? ऑनलाइन पब्लिक तुम चुप बैठो, आई मीन फेस टू फेस पब्लिक तुम चुप बैठो, ऑनलाइन तुम कुछ भी बोलो। So can we say a quarterly audit is better than quarterly review? Obviously, audit is always better than review because there will be more assurance. But not everyone will be able to get the quarterly audit done. That is why SEBI's requirement is review. Can management restrict us कि तुम्हारे टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं लगाने चाहिए, तुमने सिर्फ इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करना चाहिए? मना कर सकता है। फिर तो मैनेजमेंट को बोलने का, मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, साल के एंड में तो ऑडिट करना ही पड़ेगा, अभी टेस्ट ऑफ डिटेल लगा रहा है मैं। नहीं हो सकता ऐसा। सर विल यू चार्ज सेपरेट फीस? ऑब्वियसली, सेपरेट रिपोर्ट है, फीस तो चार्ज करेगा यार। ओके,
चलो, आई आंसर्ड। अगले पार्ट पे जा रहा हूं, डर लग रहा है पर लेट्स बी होपफुल। नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज SAEs। क्या वर्ड है? SAEs. This is called as Standards on Assurance Engagement. This is called as Standards on Assurance Engagement. Everyone, I want your 100% attention. Do not talk. Try to understand. ये SAE क्या है? सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, सर ये ऑडिट अश्योरेंस का पार्ट है या अलग है? पहले तो ये बता दो, इज ऑडिट सेम एज अश्योरेंस और इज अश्योरेंस डिफरेंट? अलग अलग है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस या सेम है? और तुमसे आर्टिकलशिप इंटरव्यू में यही पूछने तो लग जाएगी, तो मैंने सोचा ही नहीं। इज ऑडिट पार्ट ऑफ अश्योरेंस या अश्योरेंस अलग दुनिया है, ऑडिटिंग अलग है? सर देखो, ये अलग से स्टैंडर्ड बनाया मतलब अलग ही रहेगा ना यार। एवरीवन, do not talk. In your modules, come to page number 1.11. सबसे पहले अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, ताकि आपको ऑडिट एंड अश्योरेंस में कोई डिफरेंस है या नहीं वो समझेगा। एवरीवन रीड अलोंग विथ मी मीनिंग ऑफ द वर्ड अश्योरेंस एंगेजमेंट। देखो क्या बोलता है, एक ऐसा एंगेजमेंट जहां पर एक प्रैक्टिशनर, क्या वर्ड यूज किया है? प्रैक्टिशनर। अज्यूम कर लीजिए प्रैक्टिशनर यहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रैक्टिशनर यहां पर क्या है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है विद COP। COP is called as सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रैक्टिशनर कहलाएगा। जो एक्सप्रेस करता है एक कंक्लूजन। क्या करता है? एक्सप्रेस करता है एक कंक्लूजन। मतलब सुनिए, अगर मैं ऑडिट करता हूं, ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट दूंगा, दैट विल बी माय ओपिनियन। मैं रिव्यू करता हूं, रिव्यू करने के बाद भी एक रिपोर्ट दूंगा, दैट विल बी नॉट एन ऑडिट ओपिनियन बट इट विल बी ए कंक्लूजन। बट इट विल बी अ कंक्लूजन कि कुछ गलतियां है या नहीं है। मैं अगर ये SAEs में अश्योरेंस एंगेजमेंट आएगा, वो भी काम करता हूं, तब भी मैं एक रिपोर्ट दूंगा और मैं बाद में उसमें अपना कंक्लूजन दूंगा। मतलब सुनिए, अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ब्रॉडर वर्ड है जिसमें ऑडिट भी आता है, रिव्यू भी आता है, एंड जो आप अगला कैटेगरी पढ़ने जाएंगे अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, जिसके 3 एग्जांपल्स आएंगे, वो चीजें भी अश्योरेंस का पार्ट है। मतलब ये ऑडिटिंग इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अश्योरेंस। ऑडिटिंग इज पार्ट ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब होता है एक क्वालिफाइड इंसान इंडिपेंडेंटली कोई इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेगा। वापस से, एक क्वालिफाइड इंसान इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेगा एंड उस पे कंक्लूजन देगा। क्या देगा? कंक्लूजन। ये कंक्लूजन को तुम ओपिनियन बोलना या तुम कुछ भी बोलना, कोई फर्क, बट देयर विल बी अ कंक्लूजन। ये काम करने वाला एंगेजमेंट कहलाता है अश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब सर, इधर इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल भी हो सकता है एंड अदर देन हिस्टोरिकल भी हो सकता है। इधर इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल भी हो सकता है एंड there will be something that is called as other than historical। मतलब प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? प्रोस्पेक्टिव। क्या ऑडिट अश्योरेंस का पार्ट है? हाँ। फिर सर ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड अलग एंड अश्योरेंस के लिए स्टैंडर्ड अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑडिट अपने आप में बड़ा इंडस्ट्री बन गया, उसको एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड बनाना जरूरी हो गया ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑडिट आज की तारीख में अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इसीलिए लोगों ने बोला ऑडिट के लिए अलग से स्टैंडर्ड्स बना दो। इसके अलावा बाकी जितने भी एंगेजमेंट्स रहेंगे उनको हम अलग स्टैंडर्ड में डाल देंगे। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज SAE, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर, इज ऑडिट पार्ट ऑफ अश्योरेंस? हाँ। रादर बहुत सारे फॉर्म में जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, वो पूछेंगे विच डिपार्टमेंट, वो आप पूछेंगे ऑप्शन क्या क्या है, वो बोलेगा अश्योरेंस डिपार्टमेंट एंड टैक्स डिपार्टमेंट। तो बोलेगा मेरे को ऑडिट में अप्लाई करना है, मतलब इट इज पार्ट ऑफ अश्योरेंस। समझो क्यों?
तुम ये मत सोचना वो अश्योरेंस में मेरे को वो एसेईज वाले एंगेजमेंट मिलेगा, एसेज नहीं मिले। They both are together. When they say assurance, it means audit, review and SAE, all three. Is that clear to you? पक्का समझ में आया क्या? ये डेफिनेशन अभी बाकी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स पढ़ाने पड़ेंगे। प्रैक्टिशनर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, बहुत सारे वर्ड समझाने पड़ेंगे। जब वो समझेंगे तो आपको ये डेफिनेशन समझेगा। अभी के लिए इज ऑडिटिंग पार्ट ऑफ अश्योरेंस? हाँ। इज ऑडिटिंग पार्ट ऑफ अश्योरेंस? हाँ। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब सर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? ऑडिट, रिव्यू। कुछ दोनों में फिट नहीं होता, उसके लिए थर्ड कैटेगरी बनाया है। पर अभी भी आप एग्जामिन करोगे, अभी भी आप क्या करोगे? एग्जामिन। और अभी भी आप क्या दोगे? कंक्लूजन दोगे। आप एग्जामिन करोगे पर क्या दोगे? कंक्लूजन। एग्जाम्पल समझिए। बैंकिंग कंपनी ने आपको बोला आप अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो। क्या दो? आपके प्रोजेक्टेड मतलब 31 मार्च के अगले साल, उसके अगले साल प्रोजेक्शंस क्या है? आई वांट प्रोस्पेक्टिव डेटा, आई वांट प्रोस्पेक्टिव डेटा, बजटेड डेटा। अब कैन आई से इट इज नॉट माय हिस्टोरिकल, क्योंकि ये तो फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंडेंट है ना यार। जब आप प्रोजेक्शन करोगे, बजट बनाओगे, इट इज डिपेंडेंट अपॉन माय फ्यूचर इवेंट्स, जो हो भी सकते हो और नहीं भी होंगे। बराबर है कि नहीं है? क्या आप 100% प्रिडिक्ट कर सकते हो? क्या नहीं। तो कैन आई से इनका ऑडिट नहीं हो सकता है। इनका क्या नहीं हो सकता है? ऑडिट। क्योंकि ऑडिट हमेशा किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। ऑडिट किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। मतलब एक थर्ड कैटेगरी आएगी जिसको हम बोलेंगे SAE, फुल फॉर्म इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन आएगा? prospective financial information, and that will be related to future events. That will be related to future events. क्या हम पहली बार हिस्टोरिकल से बाहर गए हैं क्या? अभी तक हम ऑडिट रिव्यू दोनों में कहां पर थे? हिस्टोरिकल में थे। अब हम बोल रहे हैं हिस्टोरिकल के बियॉन्ड भी जाना पड़ सकता है। व्हाट इफ देयर आर प्रोजेक्शंस, व्हाट इफ देयर आर फोरकास्टेड नंबर्स, उनको अगर आपको चेक करना है और चेक करने के बाद क्या देना है? रिव्यू करके, चेक करके कंक्लूजन देना है। तो हम क्या करेंगे सर? ऑडिट और रिव्यू तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को कवर करता है। ये प्रोजेक्टेड नंबर्स के लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनाया है। दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज SAE। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ये सिर्फ क्या है? एक एग्जांपल है। SAE में और दो सिचुएशन आ सकती है, आपको वो बताऊंगा। दिस इज वन सिंपल एग्जांपल जो मुझे लगता है इंटर लेवल पे वो लोग पूछ सकते हैं। क्या आपको ये वर्ड समझ में आया क्या? एक बात बताओ, क्या आपको कॉस्टिंग या FM में बजट्स पढ़ाए हैं क्या? डोंट यू थिंक हमेशा जब आप प्रोजेक्शन करोगे वो अजम्पशंस पे बेस्ड होंगे? किस पे बेस्ड होंगे? असम्पशंस पे। तो हमेशा आपके प्रोस्पेक्टिव नंबर्स किस पे बेस्ड होते हैं? असम्पशंस। अब सर असम्पशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो असम्पशंस रीजनेबल है कि नहीं है? असम्पशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो रीजनेबल है कि नहीं है? कंपनी बोलता है हमारा इस साल का रेवेन्यू 100 करोड़ है, अगले साल से आई थिंक हमारा रेवेन्यू विल बी 1000 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़, इट विल बिकम डबल एवरी ईयर। कहना इसे असम्पशन बढ़िया है, पर वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल भी होना चाहिए। तो जब भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया जाएगा, आपको डर क्या लगेगा? एज अ प्रैक्टिसिंग CA, वो नंबर्स क्या होने चाहिए? रीजनेबल। असम्पशंस लॉजिकल होने चाहिए। एक्चुअली लगता है कि ऐसा होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली में ऐसा ही होगा? यहां पर आपको थोड़ा अपना जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट तो ऑप्टिमिस्टिक होगा या बहुत पेसिमिस्टिक होगा। जिसको बढ़िया पोजीशन दिखाना है वो एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, जिसको बहुत बुरा दिखाना है वो एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक रहेगा। बट वो क्या रियलिस्टिक लगता है क्या? क्या लगता है? रियलिस्टिक, रीजनेबल लगता है क्या? ये आपको चेक करना चाहिए। तो मतलब सर देयर कैन बी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट्स, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट। जहां पर फ्यूचर इवेंट आएगा वहां पे असम्पशन आएगा क्या? हाँ सर असम्पशन आएगा। एंड मैनेजमेंट बोलेगा कि जब ना हमारा रेवेन्यू 100 करोड़ से 1000 करोड़ चले जाएगा तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी 100 करोड़ हो जाएगा, और जब प्रॉफिटेबिलिटी 100 करोड़ रहेगा तो हम इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम इतना डेट का रीपेमेंट कर देंगे। ये मैनेजमेंट बोल रहा है हम एक्शन लेंगे। कब? फ्यूचर के अंदर। वो लॉजिकल साउंड करते हैं क्या या इलॉजिकल लगते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा। तो अजम्पशंस शुड बी रीजनेबल एंड दे शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। किधर डिस्क्लोज होंगे? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। अरे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो या हिस्टोरिकल हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। उधर भी क्या बनने वाला है? बैलेंस शीट। उधर भी क्या बनेगा? P&L। उधर भी क्या आएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। अरे financial statement is financial statement. The only difference is one is dependent upon historical data and the second one is dependent upon assumptions.
हाँ या ना? क्या थोड़ा सा ऑडिट और एसएई में डिफरेंस समझ में आया क्या? एसएई में क्या हो रहा है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन सा इंफॉर्मेशन है? प्रोस्पेक्टिव। ये सिर्फ वन एग्जांपल है, एक एग्जांपल है ये। देखो इसमें तीन तीन सिचुएशन आएगी। देयर विल बी थ्री सिचुएशन। 3400, लुक एट द फर्स्ट नेम, assurance on prospective fine. This is just one example. There can be assurance on internal controls of service organization. कुछ ऐसा याद भी नहीं आएगा। याद करो, एक कंपनी ने अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दिया सिंगापुर बेस्ड फर्म को। सिंगापुर वाला फर्म मेरे लिए क्या बन गया? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बन गया। उसके कंट्रोल को चेक करने के लिए भी एक एंगेजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज 3402। दैट इज कॉल्ड एज 3402। ये एक अलग सिचुएशन है। फिर आपके लिस्टेड कंपनी, आपके जो कंपनीज है वो लिस्टेड होने के लिए आईपीओ लेके आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो आईपीओ जब लेके आते हैं तो अपना प्रोस्पेक्टस देते हैं। वो प्रोस्पेक्टस में आता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आता है? प्रोफॉर्म। ये भी मैंने तुमको बताया अभी तो क्लास के अंदर। ये सारे अलग अलग एंगेजमेंट्स कहां पर आते हैं? अश्योरेंस एंगेजमेंट में आते हैं। मस्त बाउंसर जा रहा होगा, पर एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा ना कि दे आर नॉट ऑडिट, दे आर नॉट रिव्यू। मतलब देयर इज वर्क बियॉन्ड ऑडिट एंड रिव्यू ऑल्सो, जहां पर हम प्रोजेक्टेड नंबर्स पे हमारा कंक्लूजन दे सकते हैं, जहां पर हम प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जहां पर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के भी कंट्रोल। समझाऊंगा एग्जांपल देके, घबराओ मत, धीरे धीरे। अभी तक सिर्फ मैं समझाना चाहता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके लिए ना ऑडिट नहीं होता है, इसके लिए ना रिव्यू नहीं होता है, इसके लिए एक सेपरेट एंगेजमेंट बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज एसएई, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। थोड़ा दिमाग में एक्सेप्टेंस आ रहा है क्या? हाँ या ना? देखो ऑनेस्टली, जो आईसीआई का एक्सपेक्टेशन था कि तेरे को ऑडिट वर्सेस रिव्यू वर्सेस अश्योरेंस जो पता होना चाहिए, वो तेरे को बता दिया है मैंने। आईसीआई का एक्सपेक्टेशन नहीं खत्म हो गया है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। पर मुझे बहुत डर है कि जो तुझे मैंने बताया है तुझे कितना समझा है। क्या थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है क्या? कुछ कुछ वर्ड्स तो समझ में आए, कुछ कुछ, पर थोड़े थोड़े बाउंसर भी गए। अब एक काम करें, अभी तक जितना पार्ट बताया है उसके अराउंड कुछ सेंटेंसेस लिखे, वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके रीड करें, ताकि जो हमने अभी तक सुना है वो स्ट्रीमलाइन कर लेते दिमाग के अंदर कि हमको एक्चुअली में समझा है या नहीं समझा है। आगे बढ़ेंगे, देयर आर लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स। अभी तो एसआरएस बाकी है, एसक्यूसी बाकी है, बहुत स्टैंडर्ड्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ देम, पर सब बता दूंगा एक साथ में तो खिचड़ी बन जाएगी, यू विल नॉट गेट अ क्लैरिटी। क्या थोड़ा थोड़ा डिस्कशन शुरू करें? पक्का? चलो आइए, समझेगा, डरो मत यार। आइए, पेज नंबर 1.11। ये पूरा पार्ट छोड़ दो, दिस आई विल एक्सप्लेन सेपरेटली। व्हाट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी यहां पर आ जाओ, व्हाट इज ऑडिट वर्सेस रिव्यू। मेरे को लगता है चारों पॉइंट आपको पढ़ाए थे, ब्रेक के जस्ट पहले पढ़ाए थे, और ये डब्बा पढ़ाया था। आर यू कंफर्टेबल टिल दिस डब्बा? यू स्पेंड 2 मिनट्स, फटाफट से डब्बा पढ़ लो, ऊपर जो लिखा है वो पढ़ लो। यहां तक जो जो अभी तक ये पॉइंट 1.12 रिव्यू वर्सेस ऑडिट एंड द बॉक्स, इतना समझता है क्या तुमको? सिर्फ इतना देख लो, इसके आगे वाला स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अपन। इट्स ऑन पेज नंबर 1.12। Don't waste your time, please read. Did you understood this? Limited assurance will provide lower level of assurance than audit. It is only a moderate level. Can I say audit में high level बोल दिया, review में moderate level? अपने हिसाब से बोल रहा है, ऐसा कोई moderate level word नहीं होता है। ये ऑथर ने तुमको बीकॉम तरीके से समझाने के लिए लिख दिया है। ऑथर को भी डर लग रहा था क्या ही समझ रहा होगा इंटर वाले को। I hope तुमको समझ रहे हैं। पर you read the box carefully.
नीचे जाऊं क्या, अभी आगे बढ़ना शुरू करूं क्या? चलो, कम टू पॉइंट नंबर 2 नाउ। एवरीवन, आई वांट योर अटेंशन। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है? यू शुड नो देर इज ऑडिट, देर इज रिव्यू एंड देर इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 3 चीज होती है, इतना ही बताना है, इतना सा ऑब्जेक्टिव है। इसके आगे बहुत सारी चीजें सब बताऊंगा आपको मैं, घबराओ मत, स्टेप बाय स्टेप। पहले डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू समझा था सर, पर दोनों में एक चीज कॉमन थी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोनों में कौन सा कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है? हिस्टोरिकल। इतना क्लियर है? नीचे आओ, नंबर 2 देखो। Besides reasonable assurance engagement and limited assurance, can I say reasonable वाले के ऊपर लिखो audit and limited के ऊपर लिखो review। क्या इन दोनों के अलावा कोई एक और भी है क्या ऑप्शन? Yes, there is another kind of assurance that is related to matters other than हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब ऑडिट रिव्यू दोनों किसके लिए होता है? हिस्टोरिकल के। उसके अलावा भी एक एंगेजमेंट है, दैट एंगेजमेंट इज, देखो, सच अश्योरेंस में बी रिलेटेड टू, मार्क द वर्ड, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल मतलब ऑडिट रिव्यू के अलावा भी एक और अश्योरेंस है। ये तीनों अश्योरेंस एंगेजमेंट है। ये तीनों के तीनों क्या है? अश्योरेंस। ऑडिट भी अश्योरेंस है। अश्योरेंस मतलब क्या होता है? किसी को कंफर्ट देना। ऑडिट में चेक करके कंफर्ट दोगे, रिव्यू में चेक करके कंफर्ट दोगे, एक में ओपिनियन दोगे, एक में कंक्लूजन दोगे, बट कंफर्ट ही दे रहे हो ना किसी ने किसी को। यार, किसी ने किसी को कंफर्ट देना मतलब रिपोर्ट बना के देना। ऑडिट खत्म करोगे, रिपोर्ट बना के दे दोगे, रिव्यू खत्म करोगे, रिपोर्ट बना के दे दोगे। वैसे ही एक और एंगेजमेंट होगा जहां प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप चेक करोगे और फिर क्या दे दोगे? एक रिपोर्ट दे दोगे। सो देयर इज वन मोर एंगेजमेंट, बट दिस एंगेजमेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रादर इट इज डिपेंडेंट अपॉन prospective. So what is this prospective? Read number 3. Prospective financial information means information that is based on assumptions about the events that can occur in future. Is it dependent upon future events? Yes. And जब ये इवेंट होंगे तो मैनेजमेंट क्या एक्शन लेगा? जनरली हमें क्या करना पड़ता है? बजट्स बनाने पड़ते हैं, फोरकास्ट करना पड़ता है, प्रोजेक्शन करना पड़ता है। देखो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक में आपको पता होता है जनरली ऐसा है, ये हमारा बजटेड नंबर है। एक आप बोलते हो हमें लग रहा है शायद अब इस कंट्री के अंदर इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ आएगा, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कुछ तो सिग्निफिकेंटली अच्छा होगा ईवी के लिए इन द फ्यूचर। तो आप क्या कर रहे हो? थोड़े से फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हो। फ्यूचर इवेंट्स को क्या करने का ट्राई कर रहे हो? प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हो। मतलब यू आर ट्राइंग टू थिंक व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर एंड अकॉर्डिंगली यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर टू यू? नीचे आइए, पॉइंट नंबर 4 और 5 को वापस से पढ़िए, मतलब पहली बार पढ़िए। It is to be noted that such type of assurance engagement के examination is not a historical. Can I say repeat कर रहा है? नंबर 5 पढ़ के देखिए, ये बताएगा what is the difference between historical and prospective finding. बहुत टफ है सर। there is a difference in historical and prospective. अब मैं सिर्फ 2 ही वर्ड यूज करूंगा, historical and prospective. सर, the former relates to information जब हमको लगता है इवेंट, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस पास्ट में हो चुके हैं। इज इट टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल? यस। प्रोस्पेक्टिव के अंदर सर कुछ अजम्पशंस हैं कि शायद फ्यूचर में कोई इवेंट होंगे एंड कुछ ना कुछ मैनेजमेंट क्या लेगा? पॉसिबल एक्शन लेगा। एक आपके ऐसे इवेंट्स का बात कर रहा है जो हो चुके हैं, दूसरा बात कर रहा है जो इवेंट हो सकते हैं। एक हो गया हिस्ट्री, एक हो गया फ्यूचर, इसलिए वर्ड है हिस्टोरिकल एंड अदर वर्ड इज प्रोस्पेक्टिव। डेफिनेशन क्लियर है क्या? You spend 2 minutes, read point number 2, 3, 4, 5 again. मेरे हिसाब से वर्ड बाय वर्ड क्लियर है। 2, 3, 4, 5 अगेन, वापस से पढ़िए। वापस बोल। ऑडिटर फ्यूचर वाइबिलिटी, इसलिए ऑडिट नहीं है। ऑडिटर कैन नॉट कमेंट ऑन द फ्यूचर वाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इसीलिए तो ऑडिट नहीं है बेटा।
इसीलिए वो सेपरेट कैटेगरी ऑफ एंगेजमेंट बनाया है। अगर वैसा होता तो अश्योरेंस एंगेजमेंट अलग बनाना ही नहीं पड़ता। ये मैं बोलने वाला था थोड़ी देर बाद में, तूने पूछ लिया, अच्छा किया। मतलब तू एटलीस्ट जग रहा है, मतलब सही सोच रहा है वो। अगर ऑडिटर फ्यूचर वायबिलिटी पे कमेंट कर पाता तो प्रोस्पेक्टिव पे भी ऑडिटर काम कर लेता। और मतलब उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अलग जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ऑडिट इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल डेटा। इसीलिए प्रोस्पेक्टिव के लिए एक अलग एंगेज, मतलब बेसिकली पता है क्या, बीकॉम लेवल अगर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सीओपी हिस्टोरिकल नंबर्स का ऑडिट कर सकता है, हिस्टोरिकल नंबर्स का रिव्यू कर सकता है, प्रोस्पेक्टिव नंबर्स के ऊपर अश्योरेंस दे सकता है। ये सारा काम किसको अलाउड है? चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सीओपी। बस अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। एक के लिए एसएज है, एक के लिए एसआरईज है, एंड एक के लिए एसएईज है। घबराओ मत, एसआरएस भी है। एक और दुनिया आएगी अभी तो, देयर विल बी वन मोर कॉम्बिनेशन। जाने दीजिए, अभी तक यहां तक सर्वाइव कर पा रहे हैं क्या? इस पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 क्लियर टू यू? यार सिंपल है यार, ये तुम रोने का जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक तुमको मैंने स्टेप बाय स्टेप टुकुर टुकुर करके बताया। पहले ऑडिट रिव्यू खेला तुम्हारे साथ में, तुमको पूरा डिफरेंस 4 बार बताया, तुमको सही में ऐसा लगा, तुमको समझ में आया, मतलब आया तुमको समझ में है, यू नो व्हाट आई मीन राइट? फिर तुमको बताया दे आर बोथ हिस्टोरिकल। तुम्हारे लिए पहली बार मैं समरी बना के लाया हूं जिंदगी में। तुमको तुमने देखा क्या आज से मेरे को कभी समरी बनाते हुए? मेरे को पता था कि तुमको बाउंड्री जाने वाला है, मतलब मैं जिंदगी में कभी लिखेगा ही नहीं, मेरे को कॉन्सेप्ट ही समझता नहीं। बोला इतना बढ़िया चीजें बता देना चाहिए। मेरे को लगा नहीं, ये दोपहर में 2 से 3 के बीच मस्त करेंगे। तो इसलिए हिस्टोरिकल मैचिंग मुझे मालूम था वो अलग है, इसके लिए उसको अलग पेज पे लेके गया, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। अरे और मैं शेयर करूंगा आपके साथ में पहली बार लिखा तो शेयर भी करूंगा यार, इसमें क्या है। अभी के लिए डू यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव फाइन? जेन्युइनली इधर आईसीआई ने एमसीक्यू बनाए ना, तुम ऐसा रोग है ना पेपर के अंदर है, वो क्वेश्चन देखने का तुमको समझेगा भी नहीं, पूछ क्या रहे। आई प्रॉमिस यू ऐसा होगा तुम्हारे साथ, अगर तुम नहीं सुनोगे ऐसा ही होगा। चलो आगे बढ़े क्या? अरे आगे बढ़े क्या, थोड़ा सा आगे बढ़े क्या, थोड़ा। चलो इधर आओ, पेज नंबर 1.13 लेट मी फिनिश दिस पार्ट, अदरवाइज स्टक हो जाएंगे हम। इधर आइए 1.13, रीड पॉइंट नंबर 6। Therefore, historical financial information is rooted in past events which have already occurred, and prospective is related to future. Sir, समझ गया, past, future. Okay, let's go next. तुम इतना confident हो तो. Now go to point number 8. Prospective financial information relates to, सर वापस रिपीट किया तुमने, हाँ, उसके आगे का लाइन पढ़ो। कुछ एविडेंसेस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए टू सपोर्ट कि जो अजम्पशंस के बेसिस पे आपने प्रोजेक्शन बनाए हैं, क्या वो अजम्पशंस रीजनेबल है क्या? मतलब इसीलिए आपको उनके रिगार्डिंग एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। द ऑडिटर इज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द रिजल्ट शोन इन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विल बी अचीव्ड। मतलब सुनिएगा, जब मैं एसएई में प्रोस्पेक्टिव नंबर्स को चेक कर रहा हूं, चेक करने के बाद अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, कंक्लूजन में बोलूंगा कि भाई मुझे ये प्रोजेक्शंस ठीक लग रहे हैं, बट मुझे तब भी ये बोलना चाहिए आई कैन नॉट गिव अ गारंटी कि फ्यूचर में ऐसा होगा। अरे बराबर है ना यार, ये तो प्रोजेक्शन है, मतलब फ्यूचर इवेंट है। एक बात सोचो ना यार, अगर जोमेटो बोलता है कि भाई 2 साल के बाद में ये हमारे प्रॉफिट के नंबर्स होंगे, प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं, आई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन साइन। मैं साइन करने के लिए मना नहीं कर रहे मेरे को, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट एज अ ऑडिटर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन साइन। बट व्हेन आई साइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मैंने क्या बोलना चाहिए? प्रोजेक्शंस ठीक लग रहे हैं, जो मैनेजमेंट बोल रहा है मैंने वैसे एविडेंसेस चेक किए हैं, मेरे को कुछ इनकंसिस्टेंट नहीं लग रहा है ऐसा। बट कोई गारंटी थोड़ी ऐसा कैसा होगा यार। क्या मेरे को अभी तो लिखना चाहिए ना एक चीज कि फ्यूचर में सेम इवेंट होगा और यही आउटकम आएगा? इसका 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता यार। मतलब सुनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 क्या बोलता है? यू आर अलाउड
टू साइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जहां पर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट बनाई जा रही है। मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर सकता है। मिसकंसेप्शन निकाल देना कि सीए नहीं करता है, कर सकता है, अलाउड है, स्टैंडर्ड है। बट उनको क्या बोला है? साइन करना, बट उस रिपोर्ट में क्लियरली बोलना एक सेंटेंस, जैसे हम ऑडिट में बोलते हैं ना फ्यूचर वायबिलिटी पे कमेंट नहीं करते, इधर भी बोलना प्रोजेक्शंस चेक किए, एविडेंस चेक किया है, अजम्पशंस ठीक लग रहा है, बट आई कैन नॉट गिव अ 100% गारंटी ऐसा होगा। अरे ये हम कभी ऐसा साइन कर ही नहीं सकते। ऐसा लिख के 100% ऐसा होगा साइन कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। दिस इज अ मिसकंडक्ट एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट क्लियरली बोलता है प्रोस्पेक्टिव नंबर पे साइन करो, बट ये मत बोलना 100% ऐसा ही होगा। देखो पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है, देयरफॉर इन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स प्रैक्टिशनर का रिपोर्ट का लैंग्वेज ऐसा आएगा, हम अश्योर करते हैं, हमें नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन जो सजेस्ट करता है कि ये अजम्पशन क्या नहीं होंगे, रीजनेबल नहीं होंगे। मतलब इधर भी अश्योरेंस लेवल कौन सा है? मॉडरेट लेवल है, ना कि रीजनेबल अश्योरेंस। मतलब अभी भी हम बोल रहे हैं ऑडिट में अश्योरेंस क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये तो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है भाई। फ्यूचर इवेंट के बारे में कभी भी हाई लेवल अश्योरेंस मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्यूचर इवेंट फ्यूचर में होगा तब पता चलेगा ना क्या हुआ। अभी सिर्फ अश्योरेंस क्या मिल सकता है? मॉडरेट ही मिल सकता है। मतलब सुनिए शांति से, सबसे पहले एवरीवन, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नॉट पॉसिबल। पहला एंगेजमेंट जो हमने पढ़ा ऑडिट, कौन सा अश्योरेंस मिलेगा? रीजनेबल। इज इट अ हाई लेवल अश्योरेंस? यस सर। इससे कम आता है रिव्यू, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड अश्योरेंस। बट सर रिव्यू और ऑडिट बिना टेक्निकल डिफरेंस है, दोनों सेम ही डेटा का हो रहा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही रिव्यू हो रहा है, उसका ही ऑडिट हो रहा है। बस ऑडिट में ज्यादा डिटेल में काम कर रहे हैं, रिव्यू में थोड़ा कम डिटेल में काम कर रहे हैं, इसलिए एक में हाई लेवल है, दूसरे में मॉडरेट लेवल है। बराबर है क्या नहीं है? अब सर अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन कौन सा है? प्रोस्पेक्टिव है। इंफॉर्मेशन कौन सा है? प्रोस्पेक्ट। इट्स अ प्रोजेक्शन, इट्स अ बजट, इट्स अ फोरकास्ट। क्या हम उनको भी चेक कर सकते हैं? हाँ। क्या उसको ऑडिट रिव्यू में कवर करेंगे? नहीं। क्या उसका सेपरेट स्टैंडर्ड है? हाँ। सर इस बार में रिपोर्ट पे साइन कर सकता है? यस। बट इस बार भी अश्योरेंस कौन सा रहेगा? मॉडरेट ही रहेगा, क्योंकि इधर भी मेरे को रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये इवेंट क्या है? फ्यूचर में होगा। तो आज मैं सिर्फ क्या अज्यूम कर सकता हूं, क्या ऐसा ठीक लग रहा है या नहीं? इधर भी आपको हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं मिल सकता है। थोड़ा समझ में आया क्या? देखो बच्चों, ये ना एक ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ एंगेजमेंट्स है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको लिटरली ऐसे ही पढ़ाने के लिए एक भी अगर जाऊंगा ना, हर एक there is a separate chapter on every essay, obviously, because every situation needs to be understood in a different point of view. आप ऐसे ही में आपका एंगेजमेंट टर्म्स में क्या आएगा, आपके ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या आएंगे, मतलब रिव्यू के प्रोसीजर्स, आपके चेक करने के प्रोसीजर्स, हर जगह वर्ड बदल जाएगा। एक जगह वर्ड रिव्यू आएगा, एक जगह वर्ड ऑडिट आएगा, एक जगह वर्ड सिर्फ अश्योरेंस आएगा, एक जगह ओपिनियन आएगा, एक जगह कंक्लूजन आएगा। तो वर्डिंग्स विल चेंज, रिपोर्ट का फॉर्मेट विल चेंज, एंड योर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड विल ऑल्सो चेंज। कैन आई से सिर्फ 3 पढ़ाया, ऑडिट वर्सेस रिव्यू, पर दोनों में कॉमन क्या है? हिस्टोरिकल। एक अलग सिचुएशन है प्रोस्पेक्टिव, उसमें ऑडिट रिव्यू नहीं होगा, क्या होगा? अश्योरेंस एंगेजमेंट। उसमें भी सिर्फ एक एग्जांपल दिया, कौन सा वाला? SAE 3400। नीचे एक टेबल पड़ी है, अब आपके लिए कंक्लूजन आएगा। देखो, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैन आई से रीजनेबल अश्योरेंस, कैन आई कॉल दिस एज ऑडिट? दूसरा रिव्यू, कैन आई से लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट? द वर्ड हियर इज लॉजिकल इज रिव्यू। तीसरा एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इस बार क्या मिलेगा? अश्योरेंस कि जो अजम्पशंस है वो क्या है? रीजनेबल है। कहना इसे ये अश्योरेंस एंगेजमेंट है, दिस इज अश्योरेंस एंगेजमेंट, ब्रैकेट्स में लिखना SAE 3400। क्या लिखना? SAE 3400, SAE 3400। आपकी हालत मजेदार हो चुकी है। मैंने जानबूझ के किया। अभी मेरे को बताओ, ये वाला बताऊं कि नहीं बताऊं आपको, या ड्रॉप कर दूं? एक बार ट्राई करोगे पढ़ने का लास्ट वाला, या आज नहीं बताने, कल बता देने का? कल बताने का ना सर। एक बार नाम तो देखो ना जरा, रिपोर्ट ऑन
कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन, अश्योरेंस रिगार्डिंग डिजाइन एंड ऑपरेशन। बताने का है या छोड़ देने का है? सर छोड़ दो यार, एक एग्जाम्पल है सर, क्यों परेशान कर रहे हो आप हमको? अच्छा एक बात बताओ, जोक्स अपार्ट, इफ आई गिव यू अ प्रॉपर पीडीएफ ऑफ दिस, क्या आप ये डिवीजन करके खुद के लिए लिख लोगे? डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू, इतना कर लोगे आप? पक्का कर लोगे? एसएई के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट, यहां पर अजम्पशंस का इस्तेमाल होगा एंड पॉसिबल एक्शन। हमें देखना पड़ेगा वो रीजनेबल है क्या, एंड ये अजम्पशंस क्या होने चाहिए, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए। और लैंग्वेज को क्या लिखा है? नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, वही लिख के दिया है दैट ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिला है कि हमें लगे ये अजम्पशंस क्या नहीं है, रीजनेबल नहीं है। और 3 एग्जांपल लिख के दिए हैं, उसमें से पहला वाला आपको आज पढ़ा है, कौन सा? SAE 3400। क्या आप इतना आपको आज अगर मैंने पीडीएफ दे दिया, समराइज खुद से कर लोगे क्या? पक्का? नोटबुक निकालिए, गिव एन एक्सेडिंग। नहीं यही, इसके आगे नहीं जा रहा हूं, घबराओ मत, पहले थोड़ा बेस बिल्ड कर रहा हूं, और नया नया बाउंसर देने से पहले थोड़ा सा और कंक्लूजन, ऐसा सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। यार अच्छा है, पहली बार कुछ चैलेंजिंग पढ़ रहे हो इतने दिनों में, इसलिए तुम्हारी शक्ल खराब हो रही है। 3 दिन से मस्त क्या पढ़ रहे हो? डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ओवरऑल ऑब्जेक्ट, दिमाग को जंग लग गया तुम्हारे। यस बोलो बेटा। अभी रुक जा, मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसलिए सिर्फ एक एग्जांपल बताया, सब बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत ले, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। इतना आसान नहीं है बेटा। देखो एक बात समझो, एट अ फाइनल लेवल सिर्फ ये स्टैंडर्ड्स पढ़ाने के लिए एक एवरेज 32 to 35 आवर्स लगता है। 32 से 35 आवर्स, तुमने अभी तक 3.5 घंटे भी नहीं सुना है, तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो मेरे को एक ही बार में सब समझ में आ जाए। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ प्रोसेस। हाँ मेरे लिए चैलेंज क्या है, सच्ची बोलूंगा आपको मैं, क्योंकि वो सब कुछ आपके सिलेबस में है ही नहीं, बस सबके हेडिंग है। तो मैंने पता क्या करना चाहिए था, 4 कैटेगरी बनाओ, एक का फुल फॉर्म है एसए, एसएई, एसआरएस, एसआरई, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, 1, 1, खत्म। फिर टेबल बोलने का, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। कितना अच्छा जिंदगी होता, अभी तक सिलेबस ही खत्म हो जाता चैप्टर 1 का। मैं आपको बस ये बोल रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है जो मैं फॉलो कर रहा हूं, बट ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ टुमारोज लेक्चर यू विल रीच अ लेवल, anyone asks you any way of differentiating these 4, you will be able to, but you need to be little patient till the end of tomorrow's lecture, ऐसा लगेगा पर हो जाएगा, trust me। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नोटबुक में जाइए, गिव एन एक्सेडिंग। वी आर इन चैप्टर नंबर 1 ओनली। चैप्टर 1 में हमने कितने पॉइंट लिख लिए मुझे बताइए? 7 पॉइंट्स लिख लिए, बराबर है। राइट डाउन पॉइंट नंबर 8, राइट डाउन पॉइंट नंबर 8, एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। Elements of an assurance engagement. Elements of an assurance engagement. Elements of an assurance engagement. Under elements, write down point number A. 3 important parties. Number A, 3 important parties. 3 important parties. Divide them in 3 parts. 3 एरो बनाइए ऐसा। 3 important parties, आर्ग्यू मत कीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है। 3 important parties, divide them in 3 parts. Number 1 will be called as responsible party. Number 1 will be called as responsible party. Second one will be called as practitioner. पहला है रेस्पॉन्सिबल पार्टी, दूसरा है प्रैक्टिशनर, एंड तीसरा है इंटेंडेड यूजर्स। रेस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर। मतलब सर कोई भी अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर बेर मिनिमम 3 पार्टीज होनी चाहिए। 1 will be called as responsible party, second will be called as practitioner, third will be called as intended user. Assume कीजिए
स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ अश्योरेंस एंगेजमेंट। बहुत सिंपल है, सुनिएगा। अज्यूम कीजिए स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब मुझे बताओ स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सीओपी विल बी कॉल्ड एज प्रैक्टिशनर। चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सीओपी विल बी कॉल्ड एज प्रैक्टिशनर। सर हम ऑडिट किसका करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसका ऑडिट करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। दे विल बी कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। दे विल बी कॉल्ड, अभी लिखो मत, मैं बताऊंगा। आई विल टेल यू व्हाट टू राइट। वापस से अज्यूम कीजिए स्टैट्यूटरी ऑडिट इज एन एग्जांपल। हु विल डू स्टैट्यूटरी ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सीओपी। कैन आई कॉल चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ प्रैक्टिशनर? यस सर। आप ऑडिट किसका करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। लेट्स कॉल दैट एज अ सब्जेक्ट मैटर। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो सर यहां मैनेजमेंट बन गया मेरा रेस्पॉन्सिबल पार्टी। मैनेजमेंट बन गया मेरा रेस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या वो सब्जेक्ट मैटर के लिए रेस्पॉन्सिबल है? हाँ। मैनेजमेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। मतलब रेस्पॉन्सिबल पार्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर। एग्जाम्पल में है रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन? मैनेजमेंट। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इधर प्रैक्टिशनर कौन है सर? ऑडिटर। प्रैक्टिशनर कौन है सर? ऑडिटर। वो क्या करने वाला है? ऑडिट करेगा। किसका ऑडिट करेगा? सब्जेक्ट मैटर का। वो किसका ऑडिट करेगा? सब्जेक्ट मैटर का। एंड सर मैं ऑडिट किसके लिए करता हूं? यूजर्स के लिए। किसके लिए करता हूं? यूजर्स। सो इंटेंडेड यूजर मतलब जब एक प्रैक्टिशनर अपना चेकिंग करके रिपोर्ट बना के देगा तो उसे रिलाई कौन करने वाला है? जो लोग रिलाई करने वाला है वो लोग क्या कहलाएगा? यूजर्स कहलाएगा। 3 वर्ड समझा क्या? सर द वन हु विल परफॉर्म द प्रोसीजर विल बी कॉल्ड एज प्रैक्टिशनर। जो अश्योरेंस के लिए पूरा एंगेजमेंट परफॉर्म करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रैक्टिशनर। उधर एक काम करो, एरो बना के लिखो ऑडिटर। अंडर प्रैक्टिशनर लिखो ऑडिटर। दैट इज सीए विथ सीओपी। दैट इज सीए विथ सीओपी फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट। सीए विथ सीओपी फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट। लिखा? रेस्पॉन्सिबल पार्टी के नीचे एरो बना के लिखो एग्जाम्पल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल मैनेजमेंट। सर कैन आई से मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल्स। मतलब अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है उसमें आपको पहले सोचना पड़ेगा। हम सर क्या चीज चेक करने वाले हैं? ये प्रिपेयर कौन करने वाला है? एग्जामिन कौन करने वाला है? एंड रिपोर्ट किसको बना के देंगे? रिपोर्ट जिसके लिए बनाए जाएंगे वो लोग क्या कहलाएंगे? इंटेंडेड यूजर। द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। The one who is going to use the report of practitioner. The one who is going to use the report of practitioner. Is that clear to you? आपने सर एलिमेंट्स में नंबर ए लिखा 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज। अंडर एलिमेंट राइट डाउन पॉइंट नंबर बी। अंडर एलिमेंट राइट डाउन पॉइंट नंबर बी। सब्जेक्ट मैटर। नंबर बी सब्जेक्ट मैटर डैश करके लिखो। For example, financial statements. For example, financial statements or information that should be prepared by responsible party. Should be prepared by responsible party, that is management. That is management. Full stop. यहां पढ़ो सेंटेंस क्या लिखा है आपने। मतलब अगली बार जब भी सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे, मतलब जिस भी इंफॉर्मेशन को मैं चेक करूंगा वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा। जिस भी इंफॉर्मेशन को मैं चेक करूंगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट मैटर। अब ये बनाएगा कौन? हमेशा मैनेजमेंट ही बनाएगा यार। कैन आई कॉल दैट देम एज अ रेस्पॉन्सिबल पार्टी? कैन आई कॉल देम एज रेस्पॉन्सिबल पार्टी? अब ये सब्जेक्ट मैटर को चेक कौन करेगा? प्रैक्टिशनर। दैट इज द ऑडिटर। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा एक बात बताओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने चाहिए? एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ये एप्लीकेबल एफआरएफ कहलाएगा क्राइटेरिया। क्या कहलाएगा? क्राइटेरिया। नोटबुक में जाओ, लिखो पॉइंट नंबर सी।
suitable criteria. Point number C, suitable criteria dash करके लिखो. It refers to the benchmark. It refers to the benchmarks used to evaluate the subject matter. For example, to evaluate financial statements. For example, to evaluate financial statements, criterias can be AS/Ind AS. Criterias can be AS/Ind AS, comma, guidance notes, comma, applicable laws, guidance notes, comma, applicable laws and regulations, etc. मतलब शांति से सोचो, मुझे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, थिंक एज अ ऑडिटर, मैं क्या चेक करता हूं? आर दे प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, मतलब आर दे प्रिपेयर्ड एज पर एएस और इंड एस. फिर सर याद करो, कुछ कुछ चीजों को चेक करने के लिए गाइडेंस नोट भी रहता है. कंट्रोल चेक करने के लिए गाइडेंस नोट्स है, 143 के लिए गाइडेंस नोट्स था, कारों के लिए गाइडेंस नोट्स था. अरे हाँ या ना? तो कहना इसे सब्जेक्ट मैटर को चेक करने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज रहेंगे. ये आपके एएस इंड एस हो सकते हैं, ये आपके गाइडेंस नोट्स हो सकते हैं, ये आपके लॉज एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, ये आपके रेगुलेटरी अथॉरिटी का गाइडलाइन हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग जिसके बेसिस पे हम चेक करेंगे सब्जेक्ट मैटर बराबर है या नहीं है. कहना इसे मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ये सब कंप्लाई करना चाहिए. ऑडिटर ने इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते वक्त देखना चाहिए सब कंप्लाई किया है क्या. इट्स लाइक असर्शंस आर एप्लीकेबल फॉर मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर ऑडिटर. वापस से 2 मिनट में रिवाइज करवाता हूं, सुनिएगा फटाफट से. लास्ट में सर 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज है. कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर 3 पार्टीज रहेगी, चाहे वो ऑडिट है, रिव्यू है, जनरल एश्योरेंस है, हर जगह पे 3 पार्टीज रहेगी. एक पार्टी जो इंफॉर्मेशन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विल कॉल देम एज रिस्पॉन्सिबल पार्टी. वो जो इंफॉर्मेशन बनाएगा वो इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट मैटर. वो इंफॉर्मेशन बनाने के पीछे कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा. क्या होगा? कोई ना कोई क्राइटेरिया. तो कहना इसे दिस रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, ऑल 3 आर रिलेटेड. इन्होंने इंफॉर्मेशन बनाना चाहिए एज पर क्राइटेरिया. उस इंफॉर्मेशन को चेक कौन करेगा? प्रैक्टिशनर. कहना इसे ये एग्जामिनर हो गया, जो क्या करने वाला है? सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करेगा कि तुमने एज पर क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन बनाया कि नहीं बनाया. हाँ या ना? सर आप जो रिपोर्ट बना के दोगे उसे यूज कौन करेगा? इंटेंडेड यूजर. तीनों पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, तीनों समझ में आ गया होगा. यस और नो? इसीलिए बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्योंकि वो सारी चीजों को फुलफिल करता है. क्योंकि ऑडिट ये सब चीजों को क्या करता है? फुलफिल करता है. कैन आई से दैट इज व्हाई ऑडिट इज द अश्योरेंस एंगेजमेंट? यस. पॉइंट नंबर 4 बहुत टफ है, मैं आपको लिखवाऊंगा भी नहीं, सिर्फ हेडिंग पढ़ो. क्या मुझे इसके लिए ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा? आपको मालूम है सफिशिएंट इज क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट इज क्वालिटी. ऑलरेडी आपको पता है ये चीज. ये ऑडिट एविडेंस के बाद आखिरी में क्या करने वाले? रिपोर्ट देने वाले होना यार. अरे ऑडिट करोगे तब भी रिपोर्ट आएगा, रिव्यू करोगे तब भी रिपोर्ट आएगा, अश्योरेंस रहेगा तब भी क्या आएगा? तो नोटबुक में जाओ, अंडर एलिमेंट राइट डाउन पॉइंट नंबर डी. अंडर एलिमेंट पॉइंट नंबर डी, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस. ऑडिट वर्ड यूज मत करना, क्योंकि ऑडिट के अलावा भी एंगेजमेंट्स है इस बार. ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस. अरे ऑडिट में भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट लगता है, आपको रिव्यू के अंदर भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लगेगा, एंड अदर एश्योरेंस के लिए भी. अरे एविडेंस तो एविडेंस है ना यार. यहां पे सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट का मतलब है क्वालिटी. एरो बना दो, सफिशिएंट के नीचे लिख दो क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट के नीचे लिख दो क्वालिटी. सफिशिएंट इज क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट इज क्वालिटी. ये सब करने के बाद आखिरी में रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा. दैट इज योर पॉइंट नंबर ई. पॉइंट नंबर ई.
A written assurance report. A written assurance report. A written assurance report in appropriate form. A written assurance report in appropriate form. भाई आपको प्रॉपर रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो, चाहे वो रिव्यू रिपोर्ट हो, चाहे वो अश्योरेंस। कैन आई से, अब आपको समझा होगा ये सब चीजें मिलके क्या बनाता है एक अश्योरेंस एंगेज। कैन आई से इज ऑडिट एंड अश्योरेंस एंगेजमेंट? एब्सोल्युटली। उसके लिए बस अलग सेट ऑफ क्या है, स्टैंडर्ड्स है। थोड़ा मजा आया क्या? अभी जाके समझ में आया क्या? आज इसको रिवाइज करके आना, कल का पहला 2 घंटे में बचा हुआ सब पार्ट उड़ा देंगे। गुड।